हाँ जी, पधारो सा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पीजीबीपी का क्वेश्चनर किया था, वापस से पीजीबीपी का क्वेश्चनर ओपन कर लो। लास्ट टाइम हमने 15 क्वेश्चंस पीजीबीपी के सॉल्व किए थे, आज बारी है उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलो जल्दी से पीजीबीपी का क्वेश्चनर निकाल दो सभी लोग, फाइनली जितने भी बच्चे हैं फाइनल के जल्दी से निकाल दो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, पेज नंबर 12.14 के ऊपर फाइनल के सभी बच्चे जल्दी से आ जाओ। पीजीबीपी के अंदर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। इनफैक्ट पीजीबीपी के अंदर में मैंने टोटल इनकम के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं और ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि हर एंगल से कुछ क्वेश्चन निकाल करके मैं आपके सामने रख सकूं। इसी में क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूट 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80 सीसीडी। आप लोगों को याद होगा, आपका पीजीबीपी भी खत्म हो चुका है, डिडक्शन भी खत्म हो चुका है। यहां पे मैंने आपको लिंक किया था, किससे लिंक किया था? सेक्शन 36 को लिंक किया था 80 सीसीडी से, राइट। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या था मालिक? बेसिक प्लस डीए, यस और नो? बेसिक प्लस डीए, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। X Limited contribute 20% of basic salary on account of each employee under the pension scheme. Dearness allowance is 40% of basics and it form part of retirement. So चलो आपका basics plus DA cover हो जाएगा। Compute the amount deduction allowable under section 36(1) if basic salary is 10 lakh. Basic salary अगर 10 लाख रुपीज है तो मालिक कंप्यूट करो। बेसिक सैलरी क्या है बेटा? 10 लाख रुपीज है। इधर आओ, बेसिक सैलरी आपका 10 लाख रुपीज है, प्लस डीए फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट 4 लाख हो जाएगा, टोटल बन जाएगा 14 लाख रुपीज। आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? एम्प्लॉयर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वाज 20%, सो 14 लाख इंटू बोलो भाई 20% रहा होगा। क्या 20% दोनों का लिया? नहीं। अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो उन्होंने 20% सिर्फ बेसिक का लिया, तो हमें भी क्या करना होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ 10 लैक्स लेना होगा, दैट इज 2 लाख। अब इसमें से अलाउड कितना है हमें वो देखना होगा। अलाउड है मैक्स 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब हम 14 लाख का 10% लेंगे, दैट इज 1.40 लाख। सो जो अलाउड है वो कितना होगा? 1.40 लाख। और डिसअलाउ कितना होगा? 0.60,000। डिसअलाउ कितना होगा? 0.60,000। क्या तुम्हें याद है कैलकुलेशंस? क्या लिखना होगा जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे? सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये देखो मार्क्स कितने हैं। यहां पे आपको 36 का रेफरेंस देना होगा, दैट इज 36(1) का रेफरेंस देना होगा, प्लस आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन सॉल्व करना होगा। सो चेक कीजिएगा, कंप्यूट द डिडक्शन अंडर 36(1) एंड डिसअलाउंस अंडर 40A(9), राइट। अगर आप देखोगे बेसिक प्लस डीए 14 लाख आता है। आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो लिया है वो सिर्फ 20% ऑफ बेसिक सैलरी लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसा कह रहा था। इसमें से आपका कितना अलाउड है? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए अलाउड है। सो जो अमाउंट डिसअलाउ होने वाली है वो कितनी है बेटा? 60,000 अंडर 40A(9). गेटिंग इट और नॉट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? यहाँ पे आकर के लिखो, क्वेश्चन बेस्ड है 36 प्लस 40A(9), और इसका रेफरेंस आपको 80 CCD(1) के अंदर भी मिलता है। इसका रेफरेंस आपको 80 CCD(1) के अंदर भी मिलता है। तो ये 3 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था मालिक, चेक कर लीजिए। डन सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। टेक्निकली इस क्वेश्चन को आपने टीडीएस के बाद करना चाहिए। टेक्निकली दिस क्वेश्चन को आपने कब करना चाहिए? आफ्टर टीडीएस करना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ 40 स्मॉल ए प्लस टीडीएस प्लस सेक्शन 201। टीडीएस के अंदर में एक टॉपिक आता है सेक्शन 201, वहां से भी रिलेटेड है ये, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Delta Limited credited the following amount to the account of resident pay in the month of March 21 without deducting tax at source.
what would be the consequences of not deduction of tax at source by Delta Limited on these amounts, assuming that the resident pay in all the cases mentioned below? एक मिनट, अगर किसी रेसिडेंट को आपने पे किया है और उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको नहीं लगता 30% डिसअलाउ होता है? अरे एवरीबॉडी, 40 AIA हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे ये बात होती है कि भैया आपने अगर कोई पेमेंट किया है और इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, रेसिडेंट को किया और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। यानी एम्प्लॉय सैलरी जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, इसका 30% आ जाएगा 3.6 लाख रुपीस, और 28,000 की अगर मैं बात करूं तो इसका 30% आ जाएगा आपको मालिक 8,400 रुपीज। इतना आपको क्या होना चाहिए मालिक? डिसअलाउ होना चाहिए एज पर 40 AIA। Assuming that the resident pay in all the cases mentioned below have not paid the tax, if any, which are required to be deducted. Would your answer be different if Delta has deducted tax on director's remuneration in April 21, that is at the time of payment, and remitted the same in July 21? अगर आपका आंसर सेम रहता है क्या, ये दूसरा बात है। पहली बात आपको क्या लिखनी पड़ेगी? सबसे पहले बात आपको मेंशन करना होगा 40 AIA, जो कहता है कि अगर आपने किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट किया जिस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस डिडक्ट किया गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो ऐसे केसेस के अंदर में 30% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। पहले इतना ही पॉइंट लिखना है, राइट। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, क्योंकि उसने कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, उसने क्या पूछे हैं मेरे से? कॉन्सिक्वेंसेस पूछे। तो एक और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? असेसी, इफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, असेसी इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी क्या माना जाता है मालिक? असेसी इन डिफॉल्ट। हालांकि असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कब? याद करो, कब असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा? अगर पेई ने इसे इनकम दिखाया है, इसे रिटर्न में शो किया है, इस पे टैक्स पे किया है और इसका सर्टिफिकेशन करवा लिया है कि हाँ इस तरीके का उसने कुछ किया है, तो फिर असेसी इज नॉट ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट। हालांकि डिसकंटिन्यूएशन, जो डिसअलाउंस रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, पर असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। यही सेम बात 201 में भी लिखी थी। तो दो चीजें जो आपको मेंशन करनी चाहिए यहाँ पे, वो है 40 AIA और दूसरा 201 का क्राइटेरिया, क्योंकि उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है। आपने अगर सिर्फ एक लिखा और दूसरा नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। चेक करिएगा। नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स on any sum payable to resident on which TDS is deductible as per the provision would attract disallowance under 40 AIA. Therefore, non-deduction of tax on any sum paid by way of salary on which TDS is deductible, any sum creditor or paid to director's remuneration on which TDS is deductible under 194J would attract disallowance at the rate of 30% under 40 AIA. Whereas in case of salary, tax has to be deducted under section 192 at the time of payment in case of director's remuneration. Tax has to be deducted at the time of credit of such sum to the account or payment, whichever is earlier. Therefore, in both the cases, salary and director's remuneration, tax is deductible since the salary was paid in the year and director's remuneration was credited in that particular year. Therefore, disallowance would be 30% of the actual sum, that is 3.6 lakh and 8,400. ये है वो सेक्शन 201 वाला। If the tax is deducted on director's remuneration at the time of payment and remitted to government, the amount of 8,400 would be allowed as deduction while computing the business income of assessment year 22-23. 201 provides that the payer who fails to deduct the whole or any part of the tax on the amount of credit or payment made to resident shall not deem to be assessee in default if such resident payee furnishes the return, take into account the income and pay the tax due thereon, furnishes a certificate to this effect from the accountant in such form as may be prescribed. The date of deduction and payment of taxes by the payer shall deem to be the date on which return has been furnished by the resident payee. Consequently, in case where such person responsible for deducting is not deemed to be assessee in default on account of payment, it shall be deemed that payer has deducted and paid the tax on such sum on the date of furnishing return of income by the resident payee. Yes or no? तो इतना पार्ट भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। सेक्शन 40 AIA प्लस 201 को आप मेंशन कर देंगे, TDS के साथ ये खत्म हो जाएगा। डन मालिक?
चलिए आगे आइए, इसको प्योरली डू इट आफ्टर टीडीएस, इसको यहां करके कोई मतलब नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टीडीएस का नॉलेज चाहिए होगा, तो यहां पे आप लिख दीजिए डू इट आफ्टर टीडीएस और इसे टीडीएस के बाद ही सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 काय के ऊपर बेस्ड है? बुक प्रॉफिट के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है, प्लस 40B दैट इज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है। छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है। द फर्म हैज पेड 750 एज रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही होना चाहिए, 40B में हमने पढ़ा था। टैक्सेशन ऑफ फर्म नाम के चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं। एंड हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन अलाउड? बुक प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है तो हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, याद होगा तो 40B कहता है रेम्यूनरेशन को कुछ लिमिट है, अप टू फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट दैट इज 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, यानी ये बन गया 2,70,000। बैलेंस कितना होगा बेटा? 7 लाख। 7 लाख का कितना परसेंट लोगे? 60%। यह आया बेटा 4,20,000। टोटल रेम्यूनरेशन एज पर 40B कितना होना चाहिए था? 6,90,000। आपने कितना लिया है? 750, बट मैक्सिमम अलाउ कितना मिलेगा? 6,90,000। गेम ओवर। क्या लिखेंगे आप? डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर ये प्रॉब्लम 3 मार्क्स से ऊपर का रहा तो 40B का प्रोविजन भी लिखना, 3 मार्क्स से नीचे होगा तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन अलाउ करके सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है? कैलकुलेशन देना है। द अलाउएबल रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड एज पर द स्पेसिफाइड लिमिट अंडर 40B वुड बी अप टू द फर्स्ट 3 लाख 2,70,000, on the balance book profit 60% 690. The excess amount 60,000 would be disallowed as per section 40B(5). चेक कर लीजिए सर। डन। गुड। क्वेश्चन नंबर 19 इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन। मॉड्यूल के अंदर में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, मुझे लगा कि इसे इंक्लूड करना चाहिए, हम लोगों ने इसे इंक्लूड किया। क्वेश्चन काय के ऊपर बेस्ड है? क्वेश्चन बेस्ड है कि देखिए जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का हम लोग डिडक्शन लेते हैं 36 के अंदर में, से यस इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लोग 36 के अंदर में लेते हैं जब ये एक्चुअली पे हो गया हो। 43B कहता है अगर इंटरेस्ट एक्चुअली पे हुआ बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम तो ही हम इसका डिडक्शन लेंगे, अदरवाइज हम इसका डिडक्शन नहीं लेते, ये 43B ने कहा है। अब ये क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन है जो एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, चेक कीजिएगा। मतलब यहां पे आपको 36 का रेफरेंस लेना चाहिए, आपको यहां पे 43B का रेफरेंस लेना चाहिए, और ये क्वेश्चन एक केस स्टडी पे बेस्ड है। हालांकि केस स्टडी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हरी इज एन इंडिविजुअल carried on the business of purchase and sale of agricultural commodities like paddy, wheat, etc. He borrowed loan from the Andhra Pradesh State Financial Corporation APFC and Indian Bank and has not paid interest detailed as under. APFC का पिछले 2 सालों का बाकी है 15 लाख रुपीस, इंडियन बैंक का इस साल का बाकी है 30 लाख रुपीस, टोटल 45 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हमारे तरफ से ड्यू है। Both APFC Bank and Indian Bank were restructuring the loan facility of Hari and converted the interest payable by Hari to them as loan repayable in 60 equal installments. During the year ended 31st March 2021, Hari paid the 5 installment of APFC and 3 installment of Indian banks. Hari claimed the entire 45 lakh as expenditure while computing the income of business of purchase and sale of agriculture commodity. Discuss whether the claim is valid and if not, what is the amount of interest if any deductible. ध्यान से सुनिएगा सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एसएससी ने इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है, अगर उसने पे कर देता तो 36 के अंदर में उसका क्या मिल जाता? डिडक्शन मिल जाता। अब यहां पे जो क्लियर कट सेक्शन अप्लाई होगा वो होगा 43B जो कहता है अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। बस उस कंसेप्ट पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। और एक सवाल,
जो अनपेड इंटरेस्ट है इसको भी उनने लोन में कन्वर्ट कर दिया, कितने इंस्टॉलमेंट्स की, 60 इंस्टॉलमेंट्स की। बोलो कितने इंस्टॉलमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया, 60 इंस्टॉलमेंट्स के। तो चलिए अगर हम लोग देखें 15 लाख का लोन एपीएफसी का बाकी है, एपीएफसी का बाकी है, अगर 60 इंस्टॉलमेंट्स में उसको कन्वर्ट किया, मतलब आप देख सकते हो 15 लाख डिवाइडेड बाय 60, 25,000 पर इंस्टॉलमेंट होगा, बराबर है। ऐसे इंस्टॉलमेंट उसने कितने पे किए हैं, ऐसे इंस्टॉलमेंट उसने 5 पे किए हैं इन केस ऑफ एपीएफसी, यानी 1,25,000 का इंटरेस्ट अलाउ होगा। 43B बोलता है जितना इंटरेस्ट आपने एक्चुअली पे किया है वो अलाउ होगा। दूसरा 30 लाख रुपीस का लोन है, इसको 60 के इस पे डिवाइड किया, यह आया बेटा 50,000, और इसके कितने इंस्टॉलमेंट्स पे किया आपने, इसके 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किए। सो 1,50,000 आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा, 1,50,000 आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा। मतलब अगर मैं टोटल मिला दूं 150 प्लस 125 आई गेस 375, यस 275, 2,75,000 मैक्स इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा। असेसी क्या कह रहा है, पूरा 45 लाख रुपीज अलाउ होना चाहिए, जबकि मैक्स आपको जितना आपने एक्चुअली पे किया उतना ही अलाउ होगा। आपने एक्चुअली पे 275 किया, द मैक्स डिडक्शन अलाउड कुड बी 275। असेसी कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, असेसीज कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, चेक कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B एनी इंटरेस्ट, अच्छा एक मिनट, ये जो इंटरेस्ट को इनने लोन में कन्वर्ट कर दिया इसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट इनने पे किया उसका डिडक्शन मिलेगा। अच्छा जी, एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन term loan to the specified financial institution and any interest payable on any loan and advances scheduled bank shall be allowed only in the year of payment of such interest irrespective of the method of accounting followed by the assessee. Where there is a default of payment of interest by assessee, such unpaid interest may be converted into loan. Such conversion of unpaid interest into loan shall not be constituted as payment of interest for the purpose of section 43B. The amount of unpaid interest so converted in loan shall be allowed as deduction only in the year in which converted loan is actually paid. Allowed as deduction only in the year in which it is actually paid. In the given case, the unpaid interest 15 lakh due to APFC and 30 lakh due to Indian Bank was converted into loan. Such conversion would not amount to interest and therefore not allowed as deduction. Hence, claim of worry of entire 45 lakh to be allowed as deduction in the year is not tenable. However, the amount of interest eligible for deduction is, check करना, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60, हर इंस्टॉलमेंट 25,000 की आएगी, और ऐसी 5 इंस्टॉलमेंट पे किया तो उसने टोटल इंटरेस्ट जो अलाउ होगा वो 125 होगा, और ऐसे केसेस के अंदर में टोटल एलिजिबल डिडक्शन जो आपका बनेगा वो 275 होगा। जल्दी से देखिएगा, Done, Malik? So it is a good question. Mark this question as important. क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आ रहे हैं हम, अगेन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कंसेप्ट बेस्ड है 44 AE के ऊपर। मालिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है 44 AE के ऊपर। 44 AE क्या है बेटा? 44 AE हमारा गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। क्या है बेटा? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में हम लोग क्या निकालते हैं? अपनी इनकम निकालते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 7500 पर टन पर मंथ पर व्हीकल। पर टन नहीं होता अदर देन हैवी गुड्स के लिए, याद करो 7500 पर मंथ पार्ट देयर ऑफ पर व्हीकल होता है। सो पर टन सिर्फ किसके लिए? हैवी गुड्स व्हीकल के लिए। ठीक है। X commenced the business of operating goods vehicle. He purchased the following vehicle during the previous year only. Compute the income. Would your answer change if goods vehicle purchased in April 20 were put to use in July 20? इसका जवाब मैं सबसे पहले दे दूं, पुट टू यूज कब किया इससे कोई लेन देन नहीं है। पुट टू यूज आपने कब किया इससे कोई लेन देन नहीं है। हम जो प्रिजम्पटिव इनकम निकालते हैं, जहां से उसने लिया वहां से उसे क्या कर देते हैं? पुट टू यूज अज्यूम करते हैं और उसका इनकम चालू कर देते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल के बारे में आपको याद दिला दूं, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब वो व्हीकल जिसका वेट 12,000 kg या 12 टन से ऊपर हो। अब यहाँ पे
हैवी गुड्स व्हीकल सिर्फ और सिर्फ ये है, बाकी सब अदर व्हीकल में आ जाएंगे। हैवी गुड्स व्हीकल सिर्फ ये है, बाकी सब अदर व्हीकल के अंदर में आ जाएंगे। ठीक है सर, कैसे निकाला जाएगा जरा इधर देखना। ये अगस्त में परचेज किया हुआ है, सो 1000 इंटू पर टन पर मंथ। मंथ कितने होंगे? अगस्त भी काउंट करा जाएगा। यस, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज होल मंथ फॉर द पर्पज ऑफ 44E। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स इंटू 2 व्हीकल। ये हो गया हैवी गुड्स व्हीकल का। दूसरा हैवी गुड्स व्हीकल 1000 इंटू 15 पर टन इंटू फरवरी एंड मार्च, 2 मंथ इंटू 1 व्हीकल। $2,40,000 $2,40,000। दूसरा 15,000 इंटू 2, ये आया आपका 30,000। ठीक है, अब आते हैं लाइट गुड्स व्हीकल के ऊपर। लाइट गुड्स व्हीकल के ऊपर, लाइट गुड्स व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 7,500 इंटू अप्रैल मतलब 12 महीने इंटू 2, ये एक हो गया। 7,500 इंटू मार्च में लिया है मतलब 1 महीना इंटू 1 व्हीकल। 7,500 इंटू कब लिया है? जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। कि 9 मंथ्स? 9 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स इंटू 3 व्हीकल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7,500 इंटू जनवरी है मतलब 3 मंथ्स इंटू 1 व्हीकल। $1,80,000, 7,500, 2,02,500, 22,500। आपका टोटल प्रिजम्पटिव इनकम बनेगा 6,82,500। आपका टोटल प्रिजम्पटिव इनकम बनेगा 6,82,500। इस तरीके से आपको प्रिजम्पटिव इनकम निकालना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले 44AE का थियरी लिखना होगा। कुछ बच्चे गलती करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मेट बना करके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मत। पहले थियरी। आप याद रखिएगा, जब भी इनकम टैक्स के अंदर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फाइनल लेवल पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। अब जब तुम क्लाइंट के लिए काम करते हो तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। जब तुम क्लाइंट के लिए काम करते हो तो सिर्फ उसको कैलकुलेशन दे देते हो या उसको समझाते हो कि ये कैलकुलेशन किस कंसेप्ट पे आया है। हम ऑफिसर्स में जब रिपोर्ट बनाते हैं सेट जब हम ऑफिसर्स में रिपोर्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखते और फिर उसके नीचे कैलकुलेशन देते। यहां पे भी एग्जामिनर को अपने क्लाइंट समझना है। एक गलती जो आप हमेशा करते हैं कि आप सीधा कैलकुलेशन करके आ जाते हैं, नहीं, उसका कुछ थ्योरी लिखो कि हम किस बेसिस पे ये सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और यहां मार्क्स बढ़ते हैं डीटी के अंदर में, यहां मार्क्स बढ़ते हैं डीटी के अंदर में फाइनल में। सो चेक करिएगा, सिंस मिस्टर एक्स डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स at any time during the previous year, he is eligible to opt for presumptive income under 44A. 1,000 per ton gross vehicle weight unladen weight and 7,500 per month part thereof for each goods carriage other than heavy goods carriage owned by him shall deem to be his PGBP.
हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स गुड्स कैरेज द ग्रॉस वेट ऑफ विच एक्सीड 12,000 kg। ये हैवी गुड्स व्हीकल के लिए, ये लाइट गुड्स व्हीकल के लिए पूरा कैलकुलेशन। द प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44AE वुड बी 6,82,500। वही कैलकुलेशन जो हम लोगों ने अभी किया। द आंसर वुड रिमेन सेम इवन इफ द टू व्हीकल परचेज इन April 20 वेयर पुट टू यूज इन July 20, क्योंकि 44AE में आप पुट टू यूज कब से कर रहे हैं उसका कोई लेन देन ही नहीं है। यस मालिक, बहुत बढ़िया। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, डू इट सेल्फ। अगेन इट इज बेस्ड ऑन 44AE। तो 44AE के ऊपर बेस्ड है, आप खुद से कर सकते हो, अभी अभी हम लोगों ने भी किया। हाँ है क्या, उसका ओवरऑल रिव्यू दे देता हूं। आपको प्रॉब्लम ने डायरेक्टली नहीं बोला 44AE निकालो, पर सारे हिंट दिए हैं। तो प्रॉब्लम आपको दो तरीके से सॉल्व करना है। एक, अगर वो 44AE ऑप्ट कर ले तो उसका पीजीबीपी कितना आएगा, अगर वो 44AE ऑप्ट ना करे तो पीजीबीपी कितना आएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन, डू इट ऑन योर सेल्फ। प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम नंबर 22 काय के ऊपर बेस्ड है, काय के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको याद दिलाता हूं। याद होगा तो हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ा था, याद होगा तो एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ा था, और एग्रीकल्चरल इनकम में रूल 7B पढ़ा था। टी कॉफी को अलग अलग डिवाइड करते हैं, प्लस साथ साथ में हमने 43B पढ़ा, सॉरी 43(6) पढ़ा था। काय का बेटा, WDV किस तरीके से निकाला जाता है। तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस पीजीबीपी, एग्री प्लस पीजीबीपी का एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। यस, आइए सबसे पहले रीड करते हैं। टेंजिंग इज एंगेज इन अ कंपोजिट बिजनेस ग्रोइंग एज वेल एज करिंग कॉफी इन द कुर्ग कर्नाटक। ग्रोइंग एंड करिंग, सबसे पहले परसेंटेज याद करना होगा आपको। अगर एसएससी ग्रोइंग एंड करिंग में है तो 75% एग्रीकल्चरल इनकम एंड 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। येस और नो? अच्छा, द होल ऑफ द कॉफी इज ग्रोन in his plantation is curd. Relevant information pertaining is given as under WDV of the car, WDV of the machinery, expenses incurred in growing the coffee, expenses incurred in currying the coffee and sale value। मतलब ये हमारा पूरा टेस्ट लेंगे मालिक, पूरा टेस्ट लेंगे। ये सबसे पहले चाहेंगे कि आप इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करें, उसके बाद जो आता है उसे डिवाइड करें। Besides being used for agricultural operation, the car is also used for personal use. Disallowance for personal use may be taken at 20%। मतलब याद होगा तो सेक्शन 38 भी मिक्स कर दिया। पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल होगा, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल होगा, तो भाई साहब आपको जो पर्सनल वाला है वो क्या करना होगा, डिसअलाउ करना होगा, और ओनली बिजनेस वाला अलाउ करना होगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रनिंग एंड मेंटेनेंस द कार 50,000। एक मिनट, ये लाइन भी बड़ी काम की है। एक्सपेंसेस जो इनकर्ड किया है वो रनिंग एंड मेंटेनेंस वो कितना है बेटा, 50,000 है। द मशीन्स वेयर यूज्ड इन कॉफी करिंग बिजनेस ऑपरेशन। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबाउट ट्रांजैक्शन एंड शो द WDV ऑफ द एसेट एज ऑन 1/4/2021। प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से की जाए? देखो, प्रॉब्लम की शुरुआत होगी इस केस में आपको सबसे पहले पीजीबीपी निकालना पड़ेगा और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को डिवाइड करना पड़ेगा। पीजीबीपी कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप सेल वैल्यू से शुरुआत करोगे और इसमें से जो खर्चे हैं वो माइनस करोगे। इसमें से जो क्या है बेटा, खर्चे हैं वो माइनस करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे 22 लाख एज सेल वैल्यू। इसमें से कौन कौन से खर्चे हैं हमारे? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा जो खर्चा हो रहा है वो है 50,000 रुपीज़ कार मेंटेनेंस के लिए लगे हैं। 50,000 रुपीज़ कार मेंटेनेंस के लिए लगे हैं, लेकिन कार क्या पूरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई है? नहीं, मतलब इसका सिर्फ 80% अलाउड होगा, मतलब 40,000 ही अलाउ होगा। 40,000 आप माइनस करोगे कार एक्सपेंसेस के। कार एक्सपेंसेस के 40,000 आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। ठीक है सर। एक और चीज, एक्सपेंसेस फॉर ग्रोइंग द कॉफी, एक्सपेंसेस
फॉर ग्रोइंग द कॉफी 3,10,000 आप माइनस करोगे. सो एक्सपेंसेस ऑन ग्रोइंग द कॉफी, कार एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे. इसके बाद आप क्या माइनस करोगे, ध्यान से सुनना, WDV माइनस करोगे. WDV के हिसाब से आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे और डेप्रीसिएशन भी माइनस करोगे. याद करना सेक्शन 32 इज अ मैंडेटरी सेक्शन. आपने बोला हो या नहीं बोला हो पर हमें करना पड़ेगा. तो अब हमें डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा. डेप्रीसिएशन किसका निकालेंगे, कार का. सबसे पहले किसका निकालेंगे मालिक, कार का डेप्रीसिएशन निकालेंगे. कार का WDV है 3 लाख रुपीज. कार के ऊपर कितना पड़ेगा, 15%. अगर ये रनिंग नेम ऑन हायर होती तो 30%, इसका 15%, मतलब 45,000. उसका भी 80% आपको लेना पड़ेगा बिकॉज कार इज नॉट होलली यूज्ड फॉर बिजनेस. देयरफॉर 36,000 ये आएगा, दैट इज 3 लाख का 15% और उसका भी 80%. डन. इसके अलावा कुछ और खर्चे आप माइनस करोगे. एक्सपेंडिचर ऑन करिंग द कॉफी, ये भी माइनस होगा 3 लाख रुपीज. साथ साथ में इस कॉफी को करने के लिए मशीनरी लगी होगी, उसका डेप्रीसिएशन. इसका डेप्रीसिएशन अब आपको पूरा मिलेगा बिकॉज सिर्फ कार पर्सनल यूज के लिए हुई है. तो मशीनरी का पूरा 15% मिलेगा, दैट इज 2,25,000. ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. इसका पूरा मिलेगा लेकिन इसका सिर्फ 80% ही मिलेगा. सो टोटल एक्सपेंसेस आप माइनस कर लीजिए. आपके हाथ में आता है 12,89,000. इस 12,89,000 को हमें डिवाइड करना है 75-25 में. सो एग्रीकल्चर इनकम वुड बी 966,750 एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम वुड बी 322,250. दो चीजों का यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक कार एक्सपेंसेस का और दूसरा डेप्रीसिएशन का. अगर ये दो चीजें आपने सही कर ली तो ये प्रॉब्लम से आप गेट थ्रू हो जाओगे. देखिए सर, देखिए आपके क्वेश्चनेयर के अंदर में हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए सामने ला करके रखे हैं. कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्वेश्चनेयर के अंदर में ये कवर है क्या, वो कवर है क्या, सारे आरटीपी कवर है क्या, सारे एमटीपी कवर है क्या. सारे के सारे अगर कवर कर लूंगा ना तो आपका बुक इतना हो जाएगा. पर हाँ, हर सेक्शन का एक एडजस्टमेंट आपको कवर किया है, बेस्ट पास्ट एग्जामिनेशन और मॉड्यूल क्वेश्चन कवर किए ताकि आपका कोई कोना ना छूटे. उतनी पूरी कोशिश करिए मालिक. यस. तो मान लो अगर आपका कोई दोस्त है तो सबसे पहले तो उस दोस्त को आप बताइए कि किस तरीके से हम लोग फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं. फास्ट ट्रैक बैच में सारी चीजें हमने बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ी है. और इनफैक्ट अगर वो फास्ट ट्रैक नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा इस टाइम पे तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई एटलीस्ट तू क्वेश्चनर ले ले और वो तू क्या कर, यूट्यूब पे ऊपर देख लेना. राइट. नीचे उसने डेप्रिसिएबल असेट का WDV कंप्यूट करके रखा है जैसे कि डिमांड थी. दैट्स अ इजी पॉइंट, नॉट अ बिग डील. तो आप देख सकते हैं. Explanation 7 to section 43(6) provides that in case of composite income for the purpose of computing WDV of the assets acquired before the previous year, the total amount of depreciation shall be computed as if the entire composite income is chargeable under the head of PGBP, and depreciation so computed shall deem to have been actually allowed to the assessee. डन सर. आइए क्वेश्चन नंबर 23 इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन. आप इसको सेल्फ कर सकते हैं. इसमें हम वापस टाइम नहीं डालेंगे पर हाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने करा है. कुछ असेट्स जो है ध्यान से सुनिएगा, कुछ असेट्स जो है उसमें फुल लेंगे, कुछ असेट्स जो है हम इसके अंदर में हाफ लेंगे और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट यहाँ पे नाम का दिया है. बाकी जो आपको कैलकुलेशंस करने हैं वो बिल्कुल एज इट इज करने हैं. साथ ही साथ में 24 भी आप सेल्फ करेंगे. ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बोलेगा भैया अलाउ है या डिसअलाउ है और उसके पीछे के लॉजिक्स बताएगा. राइट. तो ये भी आप सेल्फ कर सकते हैं. चारों भी बड़े इजी है. CSR एक्टिविटी अलाउड है क्या मालिक, नहीं अलाउड है. सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटी 100% अलाउड है 35 AD में. इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख ऑन विच नो TDS इज अफेक्टेड एंड हर सेल्स इज 5 करोड़ रुपीज. बताओ क्या डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा. यस. STT paid is allowed as deduction only if speculative income is considered as business income. तो आप ये सेल्फ कर सकते हैं, इसके पीछे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
डायरेक्टली आइए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, जिसे हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा। याद होगा तो जब मैं सेक्शन 29 पढ़ा रहा था, तभी मैं आपको बता रहा था कि बेटा इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो इसे कैसे सॉल्व करना है। कम ऑन एवरीबॉडी, कैसे सॉल्व करना है याद करो। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट उठाना है, इसके बाद हमें नोट्स उठाना है, नोट्स के बाद क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल और फिर डेबिट साइड ऑफ पीएनएल पे जाना है। एवरीबॉडी, नेट प्रॉफिट, फिर नोट्स, फिर क्रेडिट साइड, फिर डेबिट साइड। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मिस्टर कुंदन लाल, अ ट्रेडर एट कोलकाता, सबमिट्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है। सबसे पहले नीचे आए, क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द पीजीबीपी। दूसरा क्वेश्चन, एडवाइस वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। यू कैन अज्यूम दैट द एंटायर टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक। ठीक है सर, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर्स, एक इनर रुपीस कॉलम, एक आउटर रुपीस कॉलम। नेट प्रॉफिट से लिख के शुरुआत करना, दैट इज 66,000 बराबर। ये आए हम 66,000 रुपीज के ऊपर। यहां से सीधा नोट्स पे जाना, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों अंडर वैल्यू है 10% से। मतलब ये जो वैल्यू शो हो रही होगी ये 90% ही शो हो रही होगी। ये जो वैल्यू यहां पे शो हो रही होगी ये 90% ही शो हो रही होगी। क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी इंपैक्ट किया, इसका प्रॉफिट का इंपैक्ट होता है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को हमें एड बैक करना होगा और ओपनिंग स्टॉक के डिफरेंस को लेस करना होगा। आई रिपीट एवरीबॉडी, क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को ऐड करना होगा, ओपनिंग स्टॉक के डिफरेंस को लेस करना होगा। सो अगर ये 2 लाख रुपीज शो हो रही होगी तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 90%, ये आएगा 2,22,222। ये आप पूरा का पूरा ऐड कर दो। ओपनिंग में 1 लाख डिवाइडेड बाय 90%, 1,11,111। ये आप डिफरेंस वैल्यू 22,222 भी ऐड कर सकते थे। हमने पूरा वैल्यू ऐड कर दिया, आप चाहते तो डिफरेंस भी ऐड कर देते। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख डिवाइडेड बाय 90% करते, -1 लाख कर देते, तो 11,111 भी आप माइनस कर देते, इंपैक्ट वही आता, आप देख सकते हैं। अंडर वैल्यू था, इसको करेक्ट वैल्यू कर दिया। हम कौन है ये कैलकुलेट करते वक्त, एओ, तो हम प्रॉफिट को रिकम्प्यूट कर रहे हैं। याद है पूरे असेसमेंट में आपको समझाया था, असेसमेंट के बाद ये टॉपिक लिया था ये समझाने के लिए कि आप एओ बोल के ये काम कर रहे हो। सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू रिलेटिव विच इज कंसिडर्ड अनरीजनेबल। 48 पूरा का पूरा 20,000 जितना अनरीजनेबल लग रहा है एडबैक कर देगा एओ 20,000। चाहे तो आप 48 यहां पे लिख सकते हैं। द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज पेड इन कैश। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000 यानी मोर देन 10,000। 40A3 अप्लाई हो जाएगा, 25,000 40A3 अप्लाई करके पूरा का पूरा एड बैक कर दिया। द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 12 लाख रुपीज, एडिशंस 5 लाख रुपीज मेड इन जून and 1st October. Machinery was sold for 12,57,993. Wait. सर हमें यहाँ पे WDV का क्या बनाना पड़ेगा, एक डेप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर में ओपनिंग WDV 12 लाख, एडिशंस 5 लाख, लेस सेल 12,57,993। सिंस ओपनिंग WDV प्लस परचेसेस बड़ा है, ये हटा देंगे सेल वैल्यू, जो बचेगा उस पे 15% डेप्रिसिएशन लेंगे। नीचे आइए, ओपनिंग WDV 12 लाख, परचेसेस 5 लाख, डिस्पोजल 12,57,993। क्लोजिंग WDV आया आपका 4,42,007। इस पे स्ट्रेट 15% 66,301 आपका क्या आएगा, डेप्रीसिएशन आएगा। स्टॉप, ऊपर चल के देखिए कहीं डेप्रीसिएशन लिखा है क्या? यस, डेप्रीसिएशन लिखा है। आपको डेप्रीसिएशन अलाउड है 66,301।
आपने डेप्रीसिएशन डेबिट कर दिया 2,25,000, तो बोल लो क्या करेंगे, ये पूरा डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे और 66,301 लेस करेंगे। सो ये 225 हमने ऐड किया, 66,301 हमने लेस किया, और इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाई है हमने। ये डेप्रीसिएशन है जो डेबिटेड है पीएनएल को। क्लियर। रेंट रिपेयर्स टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी 27,000 पेड ऑन 7 अप्रैल 2021। ईयर खत्म होने के बाद, हमारा प्रीवियस ईयर है बेटा 31 मार्च 2021, और उसके बाद आपने पे किया, ईयर एंड के बाद पे किया, पर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से तो पहले पे कर दिया। 43B अप्लाई होगा, अलाउड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। A donation of 12,000 was made to public charitable trust. Is donation a business expenditure? No. Add back 12,000 added back। सारे नोट्स खत्म। राइट साइड में आओ। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट इनकम, क्या ये पीजीपीपी में टैक्सेबल है? नहीं। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, यहां से निकाल के बाहर फेंको। ऑल सच इनकम टैक्सेबल इज डिफरेंट हेड, इसे यहां से माइनस करो, ये 5,000 रुपीज यहां माइनस हो गए। क्रेडिट साइड खत्म, डेबिट साइड। परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन अज्यूम कर लेंगे बिजनेस पर्पस के लिए। पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, क्या ये अलाउड है? नहीं। लॉस ऑन शेयर्स ऑफ अलाउड नहीं है, 12,190 एड बैक कर देंगे। बाकी जनरल एक्सपेंसेस अज्यूम कर लेंगे बिजनेस पर्पस के लिए, कुछ नहीं दिया है तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपका पीजीबीपी इनकम निकलेगा 4 लाख रुपीज। एडलेस करके देख लीजिएगा। एडलेस करके देख लेना। डन सर, आ जाओ। प्रिजम्पटिव इनकम क्या वो ले सकता था क्या? वेट, असेसी इज इंडिविजुअल, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, नॉर्मल बिजनेस, क्या वो प्रिजम्पटिव इनकम ले सकता था? यस। अगर पूरा का पूरा पैसा अकाउंट पे ही से आता तो 1,25,00,000 का 6% आपका प्रिजम्पटिव इनकम बन जाता, आपका 7,50,000 इनकम आता। ये कैसे आया? 1.25 करोड़ इंटू 6%। Since the tax liability in presumptive basis is higher than computed profit, he should not adopt presumptive income. However, since turnover exceed 1 crore, tax audit would be mandatory if he does not adopt presumptive income. साथ साथ में कुछ नोट्स। डन मालिक? यस। आते हैं 26 के ऊपर। 26 इज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर बेस है, आप ये सेल्फ भी कर सकते हैं। कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो बोल रहे हैं कार पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर किया। कार अगर पर्सनल यूज के लिए पर्सनल यूज के लिए थी, अब बिजनेस के लिए ट्रांसफर किया, तो अगर ये बिल्डिंग होता तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रीसिएशन होता। सिंस ये बिल्डिंग नहीं है, कार का जो एक्चुअल कॉस्ट था वही एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन। सेल्फ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नवंबर 1990 का क्वेश्चन 6 भाई। नवंबर 1990 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन कैपिटल गेन प्लस पीजीबीपी पे बेस्ड है।
कंसेप्ट कवर किया हुआ है 45(1)(a) आपको इसके अंदर में कवर किया हुआ है, साथ साथ में इसके अंदर में 43(6) भी कवर किया हुआ है, दैट इज WDV क्या लेंगे। नवंबर 1990, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या क्वेश्चनर के अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन कवर है क्या? लो सर, 1990 से कवर है। वी लिमिटेड इज अ मिल producing silk fabric. Fire broke out in the premises of the mill, as a result of which entire block of the asset consisting of plant and machinery were destroyed. ठीक है सर, याद करो, फायर इज वन ऑफ द इंसिडेंट्स कवर्ड अंडर 45(1)(a) कैपिटल गेन के अंदर में पढ़ा है हम लोगों ने। द WDV ऑफ द प्लांट इज 8 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट इज 12 लाख, इट रिसीव्ड 15 लाख रुपीज 15 लाख रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ओवर एंड अबाउ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट मिला। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम विच इंक्लूड अ सम ऑफ 2 लाख एज कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिल। सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अगर कोई अमाउंट आपको मिलती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कोई अमाउंट मिलती है तो ये अमाउंट पीजीबीपी के अंदर ही टैक्सेबल होती है, ये इंक्लूडेड है। ठीक है सर, डिस्कस द टैक्स इंसिडेंस ऑफ 15 लाख रुपीज जो आपको रिसीव्ड हुए हैं। सबसे पहले तो जो 2 लाख रुपए रिसीव्ड हुए हैं, क्या ये पीजीबीपी है? यस, बिकॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए कोई भी अमाउंट अगर आपको मिली है तो ये बिजनेस इनकम मानी जाती है। दिस 2 lakh rupees which have been received as a compensation for loss of profit is a revenue receipt and taxable under the head of PGBP। साथ साथ में 45(1) कहता है अगर असेट डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस से कंपनसेशन मिला, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट और द अमाउंट रिसीव्ड हमको क्या होगा? टैक्सेबल होता है। which provides that capital gain shall arise when asset is destroyed and compensation is received. In the present case, WDV of the asset shall be reduced to nil and no depreciation shall be allowed. 5 lakh being the excess of insurance compensation, over the WDV shall be taxable as short term capital gain. सर शॉर्ट टर्म क्यों? डेप्रिसिएबल एसेट है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होगा। डन। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन एक्चुअल कॉस्ट, 43(1) पे बेस्ड है, डू इट सेल्फ। देखिए जहां हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए ना, द क्वेश्चन इज ऑफ May 1994, जिसको आप सेल्फ कर सकते हो, बिंदास आप ये कर लो, इस पे टाइम नहीं लगाना चाहिए, हम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, November 1994, इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड विल डू इट। रीड द क्वेश्चन। डन सर। आइए कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कंपनसेशन या डैमेज मिलता है, क्या इसे हम स्पेक्युलेटिव इनकम मान सकते हैं क्या? इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द ओल्ड जजमेंट, 1983 का एक जजमेंट है शांतिलाल, जिस केस में हम लोग ये देखते हैं कि बॉस अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला है, राइट,
उसे आप स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं मान सकते विद इन दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क. Mrs. X is a dealer in a machinery. Mrs. X is dealer in machinery, entered into contract with Y to supply a textile machinery. Since the manufacture of said machine was stopped, she could not supply the same. The dispute arose between two parties, and as per arbitration award, Mrs. X paid 75,000 by way of damages. She claimed it as a business loss. Assessing officer proposed to disallow the claim on the ground that transaction amounted to settlement of contract otherwise than by actual delivery. According to him, it is a speculative loss. Examine the contentions. Answer is no, it is not a speculative loss. Yes, it is. Understand, the payment cannot be made. In this particular case, it is a compensation awarded by arbitration, so it cannot be treated as speculative loss. It was held that a transaction cannot be described as a speculative transaction within the meaning of 43(5), where there is a breach of contract and a dispute between party was awarded by arbitration award. In such a case, compensation or damages related to the settlement of dispute between the party and not the settlement of contract. In the present view, the payment cannot be treated as speculative loss as it was made by way of damages or compensation. Question number 30, a question asked in November 1995. Check it out. Read it. डन सर. क्वेश्चन देखिएगा. XYZ was a firm of 3 partners which was dissolved by a mutual consent, and the block of asset was divided in specie among them. तो जो पूरा ब्लॉक ऑफ असेट था इसको डिवाइड किया. ठीक है. In the case of X, the value at which block was transferred and WDV of this asset in the books of the firm is given below. In his personal assessment, X claimed depreciation on the values at which he has taken over the block from the erstwhile firm. AO, however, restrict the claim by allowing depreciation on WDV. Is such restriction justified? क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो जरा ध्यान से सुनना. पार्टनर का फर्म डिसॉल्व हुआ और हर पार्टनर ने असेट्स अपने बीच में डिवाइड कर लिया. एक्स को भी कुछ असेट मिले जिसकी डिटेल नीचे दी हुई है. WDV 50, 20 और 1 लाख था, जबकि उसको असेट जो ट्रांसफर की गई वो 1,25,000 और 8 लाख पे था. असेसी बोलता है मैं इस वैल्यू पे डेप्रीसिएशन क्लेम करूंगा, डिपार्टमेंट बोलता है मैं इस वैल्यू पे डेप्रीसिएशन दूंगा. In his personal assessment, X claimed the depreciation on value at which he has taken the block. AO, however, restricted the claim by allowing depreciation on WDV of the asset. बताइए क्या होना चाहिए? हमने एक सेक्शन पढ़ा था 43(1).
43(1) को जब हम पढ़ते हैं तो एओ को अगर असेट जो ट्रांसफर हुई है, असेट जो एक्वायर की गई है, जिसको पहले किसी ने यूज किया है, अगर एओ को लगता है कि ये सही वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं हुई है, तो हां, एओ क्या कर सकता है, वैल्यू निकाल सकता है ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज, दैट इज पीसीआईटी और सीआईटी, जेसीआईटी। इन दिस पर्टिकुलर केस जेसीआईटी को वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है और बोल सकता है कि मैं इस असेट का क्या निकाल रहा हूं, वैल्यू निकाल रहा हूं। अब इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा कुछ हुआ है क्या? आंसर इज नो। डिसोल्यूशन पे म्यूचुअली अग्री करके ये वैल्यू पे लिया है। असेसी इज टोटली करेक्ट इन टेकिंग दिस वैल्यू, एओ इज नॉट करेक्ट। एज पर 43(1), actual cost means actual cost of the asset to assessee as reduced by the portion of cost which has been directly or indirectly made by some person. Explanation 3 to 43(1), where before the date of acquisition asset were at any time used by other person for his business or profession and AO is satisfied that the main purpose of transfer is directly or indirectly to the assessee was reduction of tax liability, then AO may, with reference to enhanced cost after the previous approval, take the values. In the present case, AO is incorrect in his decision to restrict the claim in case of WDV, as the conditions in explanation 3 of 43(1) are not satisfied. ना वो JC के पास गया, ना उसके पास ऐसा कोई सबूत था. Therefore, entitled to depreciation on actual cost, an assessing officer can invoke 43(1) in case requisite conditions are satisfied only. इस केस में फर्म करेक्ट है, एक्स करेक्ट है और एओ करेक्ट नहीं है, एओ करेक्ट नहीं है. डन मालिक. क्वेश्चन नंबर 31. द क्वेश्चन मालिक इज बेस्ड ऑन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है. मई 1997 के अंदर में क्वेश्चन पूछा है. एक्स हु वाज नॉट एन असेसी अर्लियर commenced the business on 1st September. His total income for the year ended from gross turnover of 2 crore is only 30,000. Though his income is below the taxable limit, what are his obligation under the Income Tax Act? याद होगा तो 44AA कहता है इंडिविजुअल, एक्स जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब मेंटेन करने हैं जब उसकी इनकम 2,50,000 के ऊपर जाए या उसका टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 25 लाख रुपीस के ऊपर जाए इन एनी ऑफ 3 प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीड इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट. तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है? आंसर इज यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा. फर्दर एक और ऑब्लिगेशन आएगा उसके ऊपर कि मालिक 44AB के हिसाब से अगर टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो ऑडिट करवाना जरूरी है. राइट? अच्छा जी सर. भले ही उसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर नहीं होगी, पर सिंस उसको अकाउंट्स एंड ऑडिट है तो उसको पैन नंबर भी मेंटेन करना जरूरी होगा. सो इसी बेस पे आपको आंसर लिखना है. सबसे पहले 44AA लिखना है, 44AB लिखना है, 139A एवरी पर्सन बिजनेस और प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है जिसका टर्नओवर 5 लाख रुपीस से ऊपर जा रहा है, इसको पैन नंबर लेना है. अब उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या है? पहला, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है. दूसरा, उसको ऑडिट भी करवाना है. तीसरा, उसको अप्लाई करना है पैन के लिए. फर्निश करनी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बाय 30 सितंबर 2021. यस. एंड ये एक एडिशनल कंडीशन है, ये अभी तक हमें बताई नहीं है बट फिर भी मैंने एडिशनली लिख के रखी है कि भैया उसे मैंडेटरीली रिटर्न भरना है अगर उसके अकाउंट के अंदर में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट हुआ होगा. तो 1 करोड़ से ज़्यादा का क्या हुआ होगा? डिपॉजिट हुआ होगा. तो ये उसके लिए करना मैंडेटरी है.
डन मालिक? यस, 30 क्वेश्चंस तक के हम लोग पहुंच गए हैं मालिक। पीजीबीपी के 30 क्वेश्चंस तक के हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट 3 आपके लिए रिलेवेंट है, बाकी तो पहले दो तो इजी है, पार्ट 3 आपके लिए रिलेवेंट है। डिस्कस द फॉलोइंग, डिस्कस करने बोल रहा है आपसे, ठीक है सर। What are the provision regarding carry forward and set off of unabsorbed depreciation under section 32? आप बताइए unabsorbed depreciation को carry forward कैसे किया जाता है? Unabsorbed depreciation can be carried forward for any number of period। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड से माइनस करेंगे, और बाद में वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। याद आ रहा है आपको? वो पॉइंट सबसे पहले आएगा जब हम सॉल्यूशंस में जाते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, द बैलेंस इफ एनी अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। Depreciation to the extent not set off shall be carried forward to the next year and set off against PGBP, and balance if any against the income of any head. The unabsorbed depreciation shall be carried forward indefinitely. The unabsorbed depreciation shall be carried forward even if business has discontinued, and priority will be पहले current year depreciation, फिर brought forward loss, फिर unabsorbed depreciation। set off chapter कुछ याद आया? इसी के लिए ये पेंडिंग रखा था, पहले आपको सेट ऑफ पढ़ाया और फिर इधर आया। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? राइट द नोट ऑन असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटेल ट्रेडर 44 AD। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 8% 6% वाला। मैंने स्ट्रेट अवे यहां पे आकर के आपको 44 AD रेफर करने बोल दिया, पूरा का पूरा 44 AD लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन, ये काम का है वो गुरु। XYZ Limited incurred an expenditure of 100 crore for acquiring the rights of telecommunication for Haryana and Punjab Circle. Payment of 100 crore was made in September 19 and license to operate for 10 years. In December 20, company transferred the part of the license in respect of Haryana for a sum of 27 crore and continue to operate the license in respect of Punjab. What is the amount allowed as deduction under 35 ABB? एक मिनट, 2019 के अंदर में आपने 100 करोड़ पे किए फॉर 10 ईयर्स, मतलब 2019 में आपको 10 का डिडक्शन मिल चुका होगा आउट ऑफ 100। सो टोटल लाइसेंस फीस हुई 100, इसमें से माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट 10, कितना हुआ? सॉरी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ABB, ये हुई अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट। ये क्या हुई बेटा? अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट। चेक करना, ये स्ट्रेट अवे आपके लिए बन गई अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, बराबर। इस अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट में से अगर पार्ट ऑफ द लाइसेंस सोल्ड किया होगा तो सेल वैल्यू माइनस होगा 27 का, ये बचेगा बैलेंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 63, 90 माइनस 27, ये 63। अब ये 63 कितने सालों के लिए मिलेगा? ये 63 कितने सालों के लिए मिलेगा? रिमेनिंग पीरियड दैट इज 9 ईयर्स। तो 2021 प्रीवियस ईयर का कितना मिलेगा? 7। 7 ईयर्स का आपको मिलने वाला है, एज सिंपल एज दैट। यही चीज हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के अंदर में भी करी, सुपर 35 के अंदर में। सुपर 35 में आपको इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिख करके दिया, वही चीज है यहाँ पे। इतना इजी क्वेश्चन आपको है भाई साहब। ये क्वेश्चन आपको नवंबर 1998 में पूछा हुआ है। लो जी, नवंबर 1998 का क्वेश्चन है और चिल्लर क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। 35 ABB पे बेस्ड है, यस 35 ABB पे बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस माइनस डिडक्शन, ये आ गया अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट, इसमें से सेल प्रोसीड्स माइनस किया और आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट डिडक्टेबल आ जाएगा। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। 4th क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
A contractor engaged in the civil construction work does not maintain regular books of accounts. The total bill submitted in respect of contract is as under. How will the profit of contractor be assessed by the AO? काय के ऊपर बेस्ड है जरा बताओ. वर्क कैरिड आउट 25 लाख, वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड एट फिक्स्ड कॉस्ट 8, ग्रॉस बिलिंग हुआ है 33 लैक्स का, अमाउंट रिटेन्ड एट 10% बाय द कॉन्ट्रैक्टी, नेट बिलिंग हुआ है 29.70 का. प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैसे असेस किया जा सकता है? बॉस अगर सिविल कंस्ट्रक्शन भी है, असेसी अगर इंडिविजुअल भी है, तो हम 44 AD ले सकते हैं. व्हाट मोर कैन बी डन? 44 AD ले लो, प्रॉफिट को इस तरह से असेस कर लो. Profit of contractor shall be as follows. The contractor shall be governed by the provision of 44 AD. इनकम लेंगे 8% ऑफ ग्रॉस रिसीट, जहां पेमेंट अदर मोड में मिला होगा 6% लेंगे अगर बैंकिंग चैनल से मिला होगा तो. ग्रॉस रिसीट implied the amount by which contractor receives from the client and will not include material supplied by the client. In present question the word gross receipt would include 10% of the amount retained. ये तो अपना ICDS भी बोलता है retention money is a part of contract cost, yes, and refundable in 6 months after completion of contract, but will not include the value of material supplied. Therefore according to 44 AD it will be 6% if banking channel से received हुआ होगा, otherwise 8%. कितना अमाउंट आपको रिसीव्ड होने वाला होगा? ऊपर जाओ, जाके चेक करो. वर्क कैरिड आउट 25 लाख का हुआ है, तो 25 लाख का 8% हम लोग लेंगे, 6% लेंगे अगर बैंकिंग चैनल से हुआ. हेंस एओ शेल असेस द प्रॉफिट एट 2 लाख रुपीज ओनली. 25 लाख का 8%. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है और इसके साथ आपको पूछा है गिव योर ऑब्जर्वेशन विथ रीजन ऑफ ईच आइटम विच इज क्रेडिटेड टू पीएनएल. आपको हर आइटम का जो पीएनएल को क्रेडिट किया इसका एनालिसिस करना है. XYZ क्रेडिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉन फॉर द फाइनेंशियल ईयर. कुछ इतनी अमाउंट क्रेडिटेड हुई है, इन हर अमाउंट का आपको बताना है कि बॉस क्या हुआ है. सबसे पहले अनक्लेम्ड वेजेस, 2012 से 2014 के कुछ वेजेस थे जो हमें पे करने थे और अब वो अनक्लेम्ड रह गए. बताओ क्या इससे इनकम माना जा सकता है? क्या ये क्रेडिट हुए पीएनएल को, मतलब क्या इसे इनकम माना जा सकता है? क्या सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे. पहले क्वेश्चन रीड करो वापस. अनक्लेम्ड वेजेस, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट से आपको याद दिलाता हूं प्रभु. 41 सबसेक्शन 41(1) अगर किसी भी चीज को आपने पहले एक्सपेंसेस माना है और बाद में ये रिकवर होती है या इसका रेमिशन या सेजेशन होता है, तो इसे पीजीबीपी माना जाता है. अब 2,80,000 ये अनक्लेम्ड वेजेस है, मतलब जिसको आज तक के क्लेम नहीं किया गया. अगर इसे पहले एक्सपेंसेस माना गया होगा, क्योंकि हमारे पास उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है, अगर इसे पहले एक्सपेंसेस माना गया होगा और ये अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है, तो ये अमाउंट रेमिट या सीज हो गई और ये पीजीबीपी के अंदर में आएगी. हाँ, अगर इसके पहले इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा तो अभी इसको इनकम नहीं मानना है. प्रॉब्लम दोनों एंगल से लिखा जाएगा.
according to 41(1), where disallowance has been made, where an allowance or deduction has been made in assessment for year in respect of loss, expenditure, trading liability, etc., and subsequently any amount is received in cash or in any other manner whatsoever in respect of loss or expenditure or some benefit in respect of trading liability, remission or cessation, the amount obtained by him, benefit accruing to him by cessation or remission, would be chargeable to tax as business income. In the present question, crediting an unclaimed wages to P&L amount, there has been a unilateral remission that shall be taxable as business income. 41(1) is not retracted in the present case since no allowance has been allowed in any assessment year of the deposits from the customer. साथ में सुंदरम आयंगर का एक केस दिया हुआ है जो आपको काम का नहीं है एज ऑफ नाउ यहां पे. क्वेश्चन नंबर 5th, deposit received from its customer for supply of spare part remains unclaimed. कुछ डिपॉजिट्स थे स्पेयर पार्ट सप्लाई के, बताओ क्या होगा. पार्ट बी इसी के लिए था. थर्ड पार्ट पे आओ. अमाउंट claimed and recovered from the agent of customer remain unclaimed by the customer during the last 4-5 years. सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है वापस. ऑन द सम रीजन गिवन B342 शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम. अगर सामने वाले ने अमाउंट क्लेम नहीं किया तो इतना अमाउंट आपका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट पीजीबीपी में टैक्सेबल है. एज सिंपल एज दैट. सेल्स टैक्स, amount collected by of sales tax from its customer, deposit to government and refunded to the assessee. सेल्स टैक्स को पहले एक्सपेंसेस माना होगा, अब रिकवरी हो रही है, ट्रीटेड एज इनकम. एज पर 41(1). क्या हार्ड है इसके अंदर में मुझे बताइए. वही सारे पॉइंट है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वही सारे पॉइंट है जितने हमने करे हैं. मतलब आप देख सकते हैं अगर किसी ने फास्ट ट्रैक भी लिया, सुपर 35 भी लिया, उसका काम हो गया. ये सुपर 35 बैच के अंदर में कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो गए सारे के सारे, क्वेश्चनेयर भी कवर हो गया. इससे ज्यादा क्या चाहिए सर आपको, इससे ज्यादा क्या चाहिए. इज दैट डन. सर क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेनेशन 5 पे बेस्ड है, इसे सेल्फ कीजिएगा. बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 34 अगेन आप सेल्फ करेंगे. क्वेश्चन के अंदर में वही आपके सेजेशन ऑफ बिजनेस वाले कंसेप्ट कवर्ड है और ये अलाउ है या डिसअलाउ वाला कंसेप्ट कवर है. तो ये दो क्वेश्चन आप लोग वापस से घर पे करेंगे. 35 पे आते हैं. P Limited has two division, engineering and T. It has transferred engineering division to Q pursuant to the scheme of demerger which satisfy the conditions of 219AA. P Limited has a debt of 5 lakh in engineering division which should transfer to Q. The said debt has been written off as bad debts in the accounts of Q. Can Q Limited claim deduction on account of bad debts? सर आज ही हम लोगों ने याद होगा तो टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन पढ़ा है. टैक्सेशन ऑफ अमलगमेशन में हम लोगों ने पढ़ा था वीरभद्र राव का केस. वीरभद्र राव का केस में हम लोगों ने देखा था कि क्या अमलगमेटिंग
एक्टिंग कंपनी के बेड डेप्स अमलगमेटेड कंपनी क्लेम कर सकती है क्या? और इसका आंसर आया था यस। वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। 36 प्लस वीरभद्रा राव case is important, asked in May 2001 as well as November 2012. 36(1) bed debts written off as irrevocable shall be allowed as deduction while computing the income under the head of PGBP. As per Supreme Court in CIT versus Veerabhadra Rao, a successor of business will be entitled to claim bed debts even though the debts was not incurred by it but was incurred by predecessor before takeover of the business. Therefore, claim of bed debts will be allowed even if the relevant debts had been taken into account in computing the predecessor only and not in computing the successor. Therefore, in the present case, deduction under 36 5 lakh shall be allowed to Q. Shall be allowed to Q. Is that done, sir?